समझो आप कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो हो रही थी तो उस समय हिंदुस्तान में हो क्या रहा था, यानी 1942 के बाद आ गया। क्योंकि हमारा जो मेन सोच है, जो हम लोग बैठे हैं, ज्ञान की दुनिया तो असीमित है हर चीज़ की, और ये बात किसको क्या बात पता थी इसको कोई जान नहीं सकता। क्योंकि हो सकता है 100 नेताओं को पता हो, आप बहुत खोज करके 2 नेताओं को जान पाओ कि इन्हें पता थी। लेकिन मोटे तौर पे समझ लो कि जितने बड़े बड़े लोग थे वो ये बात जानते थे कि अंग्रेज जो है ये हमें सत्ता दे के जा रहे हैं, इसे ले लो जल्दी से। तो इसकी जड़ की बात को अगर हम समझ लें, एट एनी कॉस्ट, कि आप ये देखो कि 1946 में वेवल के द्वारा एक समझौता हुआ जिसमें यह बात तय हो गई कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन नहीं होगा और 3 तरह के राज्य बनेंगे। एक में यह तय होगा कि इसमें मुस्लिम ही मुख्यमंत्री होगा, एक में यह तय होगा कि इसमें हिंदू ही मुख्यमंत्री होगा, और बाकी अधिकांश में कोई भी बन सकता है। ये बात कांग्रेस और साहब और जिन्ना भी इस पर सहमत हो गए थे। अब अगर ये बात हो रही होती तो 40 में बहुत सी और बातों पे बात करी जाती, करते ना जब सब नेता, भाई एक बात हो रही है तो। लेकिन उसके बाद जब माउंटबेटन आए तो माउंटबेटन क्या प्लान लेके आए कि 1930 से हम जो बात लोगों के दिमाग में पका रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये हर हालत में बनना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता को आपस में इसके बनने के साथ लड़ देना चाहिए आपस में। और इस परिस्थिति को पैदा करने में माउंटबेटन की खुद की डायरी के अनुसार उन्होंने नेहरू, पटेल और जिन्ना तीनों का मैनेजमेंट कर लिया, तीनों को मैनेज किया। जिन्ना के पीछे एक ऑफिसर, पटेल के पीछे दूसरा ऑफिसर मेनन, और नेहरू जी के पीछे कौन? लेडी माउंटबेटन। 4-5 लोग मिलकर बैठ के ये पूरा खेल रच दिए हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन का। तो गांधी जी या और नेता क्या करेंगे? जब विभाजन हो गया तो गांधी जी तो चले गए वहां। हाँ, कांग्रेस का संपूर्ण आजादी का प्रस्ताव था और लड़ाई बड़ी मजबूत थी। और अगर हम गांधी को भी पढ़ें लास्ट डेज में, तो गांधी जी स्वतंत्रता को स्वतंत्रता नहीं मान रहे थे शुरू में कि ये स्वतंत्रता दी जा रही है, इसको गांधी मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब माहौल हिंदू मुस्लिम का, लड़ाई का और सारी चीज का हो गया तो उससे बहुत सी बातें दब गई। और पटेल, नेहरू और जिन्ना की जो सत्ता की लालसा थी, पटेल की तो बहुत ज्यादा है, तो इस लालसा के तहत सारी चीजें दब के सब हमने अपना गवर्नर जनरल ही माउंटबेटन को बना दिया। उससे बढ़िया तो जिन्ना रहा, उसने कम से कम माउंटबेटन को स्वीकार तो नहीं करा, उन्होंने कहा हमारी सत्ता है। तो बहरहाल ये तो लास्ट की बात है। लेकिन हमें जो बात समझनी है, एक दूसरा पक्ष, कि ये सब बातें जानने के बाद लड़ने के लिए कौन आदमी तैयार है इन सब बातों के लिए, और वो आदमी कैसे तैयार होगा और वो कौन है। नहीं, एक व्यक्ति के रूप में नहीं, लेकिन हिंदुस्तानी भारत राष्ट्र, जो भारत की राष्ट्रीयता है, भारत राष्ट्र के लोग हैं, वो जब मानेंगे कि भारत राष्ट्र हमारा है तभी तो ये लड़ाई है। अगर वो मानेंगे ही नहीं तो लड़ाई काहे की है? तो जो वेस्टर्नाइजेशन में फंस गई बात, अब हमारे अधिकांश बच्चे ये मानते हैं कि हमारा कहां कैरियर होना चाहिए? यूरोप में। यूरोप जाना चाहते हैं, माँ बाप बच्चे को यूरोप भेजना चाहते हैं। तो जो इस मोह से बचेगा वही तो लड़ेगा। लेकिन मैं इसके लिए आपको एक छोटे से संक्षिप्त उसमें एक पूरे इतिहास की बात बता दूं कि अंग्रेज कितने चालाक और उन्होंने हिंदुस्तान के लिए क्या करा। देखिए, 1857 में जब हिंदुस्तान में लड़ाई हुई
तो उस लड़ाई में क्या कोई सेनाओं का ये विभाजन था कि ये हिंदू की सेना है, ये मुसलमान की है, ये कंजड़ है, ये भातु है, ये है? कोई था? कहीं वाल्मीकि भी नेतृत्व कर रहे थे, कहीं दूसरे भी नेतृत्व कर रहे थे। यानी भारतीय समाज में ये विभाजन इस रूप में नहीं था, हेट के रूप में, ये एक सिस्टम था। तो भारत के इस सिस्टम को 1757 में समझने के बाद जो काम अंग्रेजों ने किए, उसके ज्ञान को हम आज तक ढोते हुए आपस में लड़ने में उतारू हैं। तो पहले तो हमारी आपस की लड़ाई रुके उन बातों से। क्या कहा उन्होंने? देखिए, एशियाटिक सोसाइटी बनी, प्लासी का युद्ध इन्होंने बता दिया, उस पर मैं नहीं जा रहा क्या हुआ, और भी फैक्टर हैं। केवल इतना कहना चाहूँगा कि 1600 के बाद अंग्रेज यहाँ आने शुरू हो गए। जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी। अंग्रेज जो व्यापार कर रहे थे उसमें भारत के गांव की अर्थव्यवस्था को तोड़ रहे थे। ये प्लासी से पहले की बात है। उन्होंने गुमाश्ते सेट किए, गुमाश्ते यानी पैसा लेके गांव में जाने वाले, जिन्होंने कहा तुम्हारा कपड़ा हम खरीदेंगे, यानी उस अर्थव्यवस्था से मुक्त करके हम खरीदेंगे और एडवांस तुम्हें पैसा देंगे। तो इस सारी उनकी आर्थिक संरचना में भारत के बहुत से व्यापारियों को उन्होंने अपने साथ ले लिया किसी न किसी रूप में। तो एक आधार उनका पकड़ा था। 1757 में राज्य मिल गया। राज्य मिलने के बाद जो उन्होंने जमींदारियां बेची, यानी 50 गांव की जमींदारी इस आदमी को, 25 गांव की इसकी, तो वो जमींदारी लेने वाले सबसे ज्यादा थे ब्राह्मण लोग। तो वारेन हेस्टिंग ने, नहीं उसने, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से एक विचार का क्रिएशन किया, जिस विचार में दम कुछ नहीं है लेकिन हम लोग सब मानते हैं उसको। उसने कहा कि भारत जो है, इसमें संस्कृत भाषा से सारी भाषाएं निकली हैं और संस्कृत दुनिया की श्रेष्ठ भाषा है, और इसका समन्वय किससे? लैटिन और ग्रीक से। और फिर इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैक्स मुलर तक पहुंच गई बात ये कि कोई आर्य नाम की जाति थी जो मध्य एशिया में रहती थी, यानी जर्मनी के आसपास, वही हिंदुस्तान आए और वही यूरोप में गए। क्योंकि हमें इंग्लैंड के बारे में भी समझना चाहिए कि इंग्लैंड में जो सैक्सन जाति है वो भी जर्मनी से गए थे। हाँ, वो भी जर्मनी से गए थे। इसलिए जर्मनी को सेंटर मान लो, हम उधर चले गए, ब्राह्मण यहां आ गए, या आर्य के नाम में उसमें कुछ और जातियां बटोर लो सवर्णों की, और भैया हम तुम तो भाई भाई हैं, हम पहले आए तुम। तो ये थ्योरी जो उन्होंने दिमाग में डाली, ये आज तक आर्य थ्योरी हम लोगों के दिमाग में है, पढ़ाई भी जा रही है। आर्य समाज तो बाद में चलो प्रतिक्रिया में बना, लेकिन आर्य थ्योरी आज तक है और पढ़ाई जा रही है। इससे उन्होंने ब्राह्मणों को साधा इस रूप में कि हम बाद में आए, तुम पहले आए, तुम हमारे भाई। तो विवेकानंद जैसा व्यक्ति ये बात लिखता है कि बंगाल के ब्राह्मणों को इस बात का गर्व है कि उनके भाई बंधु आ गए हैं जो शुद्ध हैं, और वो यहां थोड़े से अशुद्ध हो गए थे, उन्हें सही कर रहे हैं। वो आके यहां अशुद्ध क्यों हो गए? यहां वो कायस्थों के संपर्क में आ गए, तो उसमें कुछ बुराइयां आ गई कायस्थों से, तो अब वो शुद्धता की ओर जा रहे हैं। तो एक कम्युनिटी को उन्होंने साध लिया बंगाल पे शासन करने के लिए। अब जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने दक्षिण में एक पादरी था कार्डवेड नाम का, उस पादरी ने एक थ्योरी लाया द्राविड़ की। वो थ्योरी पहले कहीं नहीं है। द्राविड़ नाम की एक छोटी सी लैंग्वेज होती थी, इससे ज़्यादा उसका रोल नहीं है। अगर आप भारत के पुराने ग्रंथों में जाओगे तो वो दक्षिण की जो 20 भाषाएं गिनाएगा, उसमें द्राविड़ी भी एक भाषा है जो कुछ लोग बोलते हैं। इसके अलावा इस शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। तो कार्डवेड नामक पादरी ने दक्षिण में इस विचार को प्रोपगेट किया कि आप लोग द्राविड़ हो, जिनका उन आर्यों से कोई मतलब नहीं है। आर्यों ने तो आपको भगा दिया उत्तर भारत से दक्षिण की ओर, और वो आपके शत्रु हैं।
और आप पहले ईसाई थे, सेंट थॉमस चर्च के लोग, लेकिन आप अपनी ईसाइयत भूल गए और धीरे धीरे इन हिंदुओं के प्रभाव में आ गए। ठीक है, तो आज भी वो चेतना दक्षिण में है द्रविड़ों की, आज भी है। तो ये अंग्रेजों ने शासन करने के लिए किया। अब आ जाइए हिंदू मुसलमान पे। गिलक्राइस्ट नाम का एक आदमी था, फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रोफेसर। तो उसे एक काम दिया गया कि भारत की एक जबान है जिसे कहते हैं हिंदवी। अंग्रेजों ने हिंदवी भाषा, तो जो शुरू के अंग्रेज आए वो लिखते हैं अपने लेटर में कि ये हिंदवी भाषा जो है इसको पर्शियन में भी लिख लिया जाता है और देवनागरी में भी, यानी हिंदी उर्दू अलग नहीं है, एक ही भाषा है। अब गिलक्राइस्ट ने फोर्ट विलियम में बैठ के काम क्या हुआ कि कुछ पंडितों को और कुछ मौलवियों को वहां नियुक्त किया गया पैसे देके, जिनका काम था कि हिंदवी भाषा में से पंडितों का काम क्या हुआ, संस्कृत के शब्द बढ़ा दो और अरबी फारसी के शब्द निकाल दो तो बनेगी हिंदी। और मौलवियों का काम क्या हुआ कि संस्कृत या दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द कम करो और उर्दू फारसी के शब्द बढ़ा दो। उर्दू तो थी वो, फारसी के शब्द बढ़ा दो तो वो हो जाएगी उर्दू। तो साहब हम लोग बाद में कहां पहुंचे कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है। हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के कौन से मुसलमान उर्दू बोलते हैं? और अगर हम हिंदी का इतिहास पढ़ेंगे तो हिंदी भाषा का डेवलपमेंट जो है